हेलो दोस्तों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज का यह वीडियो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पे होने वाला है। फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पर्यावरण से अभिप्राय है। तो इसका जो इसमें देखिए ऑप्शन ए है, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है। ऑप्शन बी है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। ऑप्शन सी है, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पर्यावरण से मेरा जो अभिप्राय है, इसमें जो है विकल्प डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, जो पर्यावरण से मेरा अभिप्राय है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का जो समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठन आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? विकल्प ए है, जीवी घटकों से। विकल्प दो है, भू आकृतिक घटकों से। विकल्प सी है, अजैविक घटकों से। विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी से। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। ये जो पर्यावरण बनता है वो जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और जैव घटकों से, ये तीनों से मिला हुआ इसका रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें देखिए, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? इसका जो पहला विकल्प है परिचालन पर्यावरण, दूसरा है भौतिक पर्यावरण, तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण और चौथा है जैविक पर्यावरण। अब इसमें यह बताना है कि वर्गीकरण का अंश नहीं है। सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है, भौतिक पर्यावरण भी होता है, जैविक वातावरण भी होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, परिचालन पर्यावरण जो है वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, वह क्या प्रतिवेदन था? इसका विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन। दूसरा विकल्प है आवर कॉमन फ्यूचर। विकल्प सी है जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन। विकल्प डी है पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प बी, आवर कॉमन फ्यूचर। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने के योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या समृद्ध की जा सके। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए सही था, आवर कॉमन फ्यूचर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नांकित घटनाओं को कालक्रम
व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। इसमें देखिए पहला विकल्प है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दूसरा विकल्प है ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, तीसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और चौथा जो विकल्प है इसमें द लिटल टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। अब इसमें मुझे व्यवस्थित क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, कौन कब किस वर्ष में हुआ था उसको उस हिसाब से हमें इसको सजाना है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं, ये द लिटल टू ग्रोथ रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ था ये भी, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1972 में हुआ था, 1972 में। और इसका ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का जो प्रकाशन हुआ था अप्रैल 1987 में हुआ था, इसका 1987 में। और इसके बाद में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रवर्तन, ये भी इसका सितंबर 1987 में हुआ था। इसके बाद में रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। तो सबसे पहले आया द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन, पहला हो जाएगा। और इसके बाद में फिर देखेंगे दूसरा हो जाएगा ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, फिर तीसरा हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, चौथा हो जाएगा रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 2, 3, 1। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। इसमें जो विकल्प हैं प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स प्राकृतिक संसाधन। इसका थोड़ा सा विस्तृत इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। धारणी विकास की अवधारणा होती है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणी विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना होता है। अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सतत विकास के लिए आवश्यक है। विकल्प ए है जैविक विविधता का संरक्षण, विकल्प बी है प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, विकल्प सी है निर्धनता को घटाना, विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो सतत विकास के लिए आवश्यक है ये प्रश्न था। तो इसमें जो जैविक विविधता का संरक्षण भी हो जाएगा, प्रदूषण का निरोध पर नियंत्रण भी हो जाएगा, निर्धनता को घटाना भी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है ये बताना है। इसका जो विकल्प ए है श्वसन, विकल्प बी है प्रकाश संश्लेषण, विकल्प सी है जैविक पदार्थों का क्षय, विकल्प डी है ज्वालामुखी क्रिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी ये सही है। अगर बात करें इसकी तो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती हैं। स्वशोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, न कि विमोचित करते हैं अथवा जोड़ते हैं। इस प्रकार से इसका सही आंसर प्रकाश संश्लेषण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका विकल्प ए है कार्बन चक्र, विकल्प बी है हाइड्रोजन चक्र, विकल्प सी है जल चक्र,
विकल्प डी है नाइट्रोजन चक्र। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पूछा है प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स जल चक्र में, ऑप्शन सी जल चक्र में। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही सी जल चक्र है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है विकल्प ए हवा के दबाव पर, विकल्प बी वायुमंडल में नमी पर, विकल्प सी जल चक्र पर, विकल्प डी तापक्रम पर। और वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा या बूंदीबांदी जो होती है, वर्षा बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। अब पृथ्वी के चारों ओर गैसों को समूह को क्या कहेंगे। इसका पहला विकल्प है भूमंडल, दूसरा है जलकण, तीसरा है वायुमंडल, चौथा है जलमंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी वायुमंडल। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। इस प्रकार से मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा वायुमंडल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है वायु एक है। वायु एक है क्या है, इसके बारे में बताना है। इसका विकल्प ए है यौगिक, विकल्प बी तत्व, विकल्प सी मिश्रण, विकल्प डी विद्युत अपघट्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मिश्रण। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अब शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है ये बताना है। पहला विकल्प है 21%, दूसरा विकल्प है 27%, तीसरा विकल्प है 15%, चौथा विकल्प है 78%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 78%, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है ये बताना है। तो इसके जो विकल्प हैं, विकल्प ए है हीलियम, विकल्प बी है आर्गन, विकल्प सी है रेडान, विकल्प डी है नियान। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स रेडान। जो इसका विकल्प सी है रेडान, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है ये बताना है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का या नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का। तो सबसे अधिक प्रतिशत किसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। विकल्प ए है हाइड्रोजन, विकल्प बी है कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प सी है ऑक्सीजन, विकल्प डी है नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स नाइट्रोजन। हवा में किस गैस की अधिकतम मात्रा होती है, नाइट्रोजन की होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। तो किस गैस की कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसमें ऑप्शन डी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। अब पेड़ पौधों का कार्य नहीं है ये बताना है। पहला विकल्प है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, दूसरा ऑप्शन है शोर का अवशोषण, तीसरा ऑप्शन है वायु का प्रदूषण, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वायु का प्रदूषण। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। विकल्प ए है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, विकल्प बी है मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, विकल्प सी है पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स उपर्युक्त सही। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से नहीं है। विकल्प ए है धारणी विकास, विकल्प बी है गरीबी कम करना, विकल्प सी है वातानुकूलन, विकल्प डी है कागज के थैलों का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स गरीबी कम करना। गरीबी कम करना का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न पर्यावरण के समाप्त होते हैं। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।